आज भारतीय संविधान के क्लास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज की सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। किसी भी दस्तावेज की महत्वपूर्ण बातें। दूसरा, प्रस्तावना ये बताता है कि जो दस्तावेज है उसका उद्देश्य क्या है। दस्तावेज का उद्देश्य क्या है। तीसरा, ये जो प्रस्तावना है ये क्यों लिखा गया था। तो किसी भी दस्तावेज को लिखने का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रस्तावना ही होता है। किसी भी दस्तावेज को लिखने का मुख्य कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना हमने किस देश से ली है? सीधी सी बात है कि सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो था अमेरिका का। तो इसका मतलब है प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया होगा? अमेरिका से। अमेरिका से। लेकिन जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। सब जो है जनरली टिक मार देते हैं अमेरिका। देखिए, प्रस्तावना लिया भले ही अमेरिका से गया हो, लेकिन जो उसकी भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इस उद्देशिका जो बाद में प्रस्तावना भी बनी, उसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और जिस दिन प्रस्तुत किया उसी दिन इसका विरोध हो गया था। और विरोध करने वाले दो शख्स कौन थे? जो पहला शख्स थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो दूसरा शख्स थे वो थे आपके जयकर। जयकर साहब कौन थे? एसटी के सबसे बड़े लीडर्स। इन्होंने क्या किया था? जो प्रस्तावना जैसे नेहरू जी ने दिया था उसका इन्होंने विरोध कर दिया 13 दिसंबर 1946 को ही। तो इसके बाद क्या हुआ? एक कमेटी बनाई गई, प्रस्तावना की कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा में कभी भी वोटिंग नहीं हुई। तो वहाँ पे क्या होता था ना, एक प्रस्ताव जो आता था, अगर किसी ने विरोध किया तो वहाँ पे डिबेट होता था, वहाँ पे डिस्कशन होता था। डिबेट डिस्कशन होने के बाद अगर सामने वाले की बातें अच्छी लगी तो वहाँ पे कोई जिद नहीं होता था, उस प्रस्ताव को आगे के लिए टाल दिया जाता था। लेकिन कभी भी संविधान सभा में आज तक कभी वोटिंग नहीं हुई। सब लोगों ने डिबेट किया और 100% के साथ संविधान सभा के हर एक प्रस्ताव को पारित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस दिन 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव आया था उसी दिन क्या हुआ? दो लोगों ने इसका विरोध किया था। बाद में एक प्रस्तावना कमेटी बनी और इस प्रस्तावना कमेटी के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इसके बाद 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पारित हुआ। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पारित हुआ। तो प्रस्तावना में है क्या, पहले आप इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो जो सबसे जो अच्छी बातें हैं वो क्या है? इसका जो उद्देशिका है, पहला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत का पूरा संविधान जो इस लिखा गया है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि जो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जब ये प्रस्तावना आया था तो उन्होंने इसका जो सबसे पहला विरोध किया था कि देखिए उस समय जाति पाति बहुत ज़्यादा चरम पर थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के का जो प्रस्तावना था उनका विरोध जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर जो न्याय होगा तो न्याय कौन सा होगा? सामाजिक। तो न्याय कौन सा होगा? सामाजिक। देखिए भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जो पहला होगा वो क्या होगा? सामाजिक। जो दूसरा न्याय होगा वो होगा आर्थिक। जो तीसरा न्याय होगा वो क्या होगा? आपका राजनीतिक। ठीक है। देखिए अगर आपको पूरे संविधान को कहीं भी समझ में नहीं आए तो संविधान का जो मिरर इमेज है वो कहलाता है आपका उद्देशिका। तो आप क्या कर लीजिए, उसके उद्देशिका को पढ़ लीजिए, पूरा संविधान आपको समझ में आ जाएगा। तो इस संविधान में क्या किया गया है? 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया। ये न्याय कितने टाइप के होंगे? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने टाइप के होंगे? तो 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी न्याय हो गए 3, स्वतंत्रता हो गए 5, समता कितना दिया है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। याद रखिएगा समानता नहीं लिखा है, समता। तो समता कितने हैं? 2। उसके बाद क्या लिखा इन्होंने? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। अब एक लाइन यहाँ बड़ा जबरदस्त है। क्या है कि इन्होंने क्या किया कि राष्ट्र की एकता से पहले क्या लिखा? व्यक्ति की गरिमा। देखिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता दोनों साध्य हैं, लेकिन व्यक्ति की गरिमा को उन्होंने क्या रखा है? पहले रखा है। क्यों? कि व्यक्ति की गरिमा को तो आप बंदूक की नोक पे भी रख सकते हैं। किसी व्यक्ति को आपने क्या किया? घर के अंदर बंद कर दिया, तब भी आप बोल रहे हैं बोलो जी भारत माता की जय। तो राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा क्या होगी? कि कोई भी व्यक्ति दिल से भारत माता की जय बोले, अपनी जिंदगी को डिग्निटी के साथ जी सके, बंधुत्व जो है आपका क्या हो? आपका आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे बंधुत्व की बात करी गई है। तो बंधुत्व भी में भी क्या कहा? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ऐसा इसलिए था, आज़ादी से पहले महिला और पुरुष में काफ़ी ज़्यादा का अंतर, अगड़ा पिछड़ा का अंतर। तो आप इससे राष्ट्र की एकता कभी आगे नहीं हो सकती। तो उससे पहले क्या लाना होगा हमें? व्यक्ति की गरिमा, कि अगड़ा और पिछड़ा का अंतर खत्म करना होगा, महिला और पुरुष के बीच में जो विभेद है उसको खत्म करना होगा। अगर ये आगे बढ़ेगी तभी राष्ट्र क्या होगा? आपका एक रहेगा, अखंड रहेगा। ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इतने तारीख को। ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं? 3-4 चीजें समझते हैं। पहले हम भारत के लोग, मतलब संविधान को जो एनर्जी मिलता है, संविधान को जो ताकत मिलती है, उस ताकत का सोर्स क्या है? स्रोत क्या है? तो भारत के लोग। ठीक है। उसके बाद क्या है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या बोलता है? ये क्या है? ये राजनीतिक स्वरूप है। ये क्या है आपका? राजनीतिक स्वरूप। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये लिखा गया है कि नागरिकों को क्या मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि प्रस्तावना में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, इसका सोर्स क्या है, शक्ति का, संविधान की शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो भारत के लोग से, ठीक ना। इसका स्वरूप क्या होगा, राजनीतिक स्वरूप, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, समाजवादी होंगे, पंथ निरपेक्ष होंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होंगे, और राज्य के लोगों को, नागरिक को हम ये सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, इस संविधान को अंगीकृत, मतलब हम एडॉप्ट कर रहे हैं आज के दिन 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद क्या करते हैं, इसको आज के दिन से ही रेगुलेट करते हैं, अधिनियमित करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू हुए थे, ठीक है। कितने आर्टिकल लागू हुए थे, टोटल 16, ठीक। उसके बाद क्या था, बाकी सारे आर्टिकल कब लागू हुए थे, 26 जनवरी 1950 को। सारे अनुसूची भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। यहाँ तक कि प्रस्तावना भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 16 आर्टिकल लागू हुए थे, ना तो कोई उद्देश्य, ना तो कोई एनेक्शन, ना तो कोई अनुसूची, ना तो कोई उद्देशिका, जो आपका प्रीएम्बल है वो लागू नहीं हुआ था। ये कब लागू हुए, ये सारे 1950 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या संविधान जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो क्या प्रस्तावना लागू हुई थी, तो नहीं, उस दिन ये प्रस्तावना लागू नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में 3 वर्ड नहीं जोड़े गए थे, ये आप याद रखिएगा। जो पहला एक वर्ड था समाजवादी, दूसरा एक वर्ड था पंथ निरपेक्ष, और एक तीसरा एक वर्ड था अखंडता। ये आप याद रखिएगा, जो हमने इस कलर से किया है। मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जोड़े गए थे। ये जोड़े कब गए बाबू, 42वां संविधान संशोधन से, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1976 में। एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, इसी के रिकमेंडेशन पे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें ही ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अब ये जरूरी है जानने का कि ये 3 शब्द उस समय क्यों नहीं जोड़े गए थे। तो सबसे पहला जो शब्द है वो था समाजवादी। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा में डिबेट नहीं हुआ था, संविधान सभा में बहुत ठीक ठाक डिबेट था समाजवादी को लेकर के, लेकिन जोड़ा नहीं गया था। इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि देश उस समय आज़ादी हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि देश जो या तो मार्क्सिस्ट को मान ले, या तो उदारवादी मान ले, पूंजीवादी मान ले, जो मानना है मान ले, वो देश तय करेगा। अगर आज हम समाजवादी लिख देंगे तो ये एक अलग एक विचारधारा आज से ही जुड़ जाएगी कि देश की असली, भारत की जो विचारधारा कैसी होने वाली है। तो हम इस बात को आगे देश पे छोड़ देते हैं, इसलिए उन्होंने समाजवादी नहीं जोड़ा था। पंथ निरपेक्ष जो जोड़ा गया, इस पर तो आज तक झगड़ा चल रहा है कि एक्चुअली जब संविधान लिखी जा रही थी तो सेकुलर पर भी डिबेट हुआ था। संविधान निर्माताओं ने उसमें लिख दिया था कि भारत ना तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, भारत एक सेकुलर राष्ट्र बनेगा। और ये उन्होंने अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट मान लिया था। उन्होंने कहा था कि हम इसको क्यों लिखें, और भारत चूँकि एक है, अखंड है, तो उन्होंने इस 3 लाइन को नहीं लिखा था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या किया, इस तीनों शब्द को स्पेशली जोड़ा था कि भारत की अब जो विचारधारा होगी वो क्या होगी, एक समाजवादी होगी। सेकुलर स्टेट हम पहले भी थे, इसलिए कई बार एक क्वेश्चन आता भी है, क्या 1976 से पहले क्या भारत सेकुलर स्टेट नहीं था? एकदम था, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन लिखने को मिल जाएगा, कई बार पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है, ये एक होमवर्क रहा। और एक चीज़ और आपको बताना है कि जब संविधान सभा में जब लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भारत के लोग
यहाँ इन्होंने लिखा समस्त नागरिक को, या तो लोग की जगह नागरिक लिख देते या लोग नागरिक की जगह लोग लिख देते, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे लोक लिखा, यहाँ पे नागरिक लिखे। तो क्या संविधान लिखने वालों से कहीं मिस्टेक हो गया क्या? क्योंकि सब कुछ उन्होंने बता ही दिया था। नागरिक भी लिख देते तभी लोग ही होता, लोग लिखते तो भी नागरिक होता, लेकिन दो अलग अलग वर्ड का सिलेक्शंस किया इन्होंने। तो ये आपको बताना है कि इस दोनों का उस लाइन में क्या क्या सेंस है। आज के लिए बस इतना ही।